Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 16 दिसंबर. तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और मालदीव्स के बीच में 2019 में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे का जो एग्रीमेंट है, जो पैक्ट है, वो साइन किया गया था. और अब इस पैक्ट का रिन्यूअल होना था, लेकिन मालदीव्स की कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो इस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करेंगे. ये इंडिया और मालदीव्स रिलेशंस में एक नया टर्निंग पॉइंट है. तो इसे डिटेल में समझेंगे कि क्या था ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे का पैक्ट जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ था. देन विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट वेनेजुएला एंड गुआनास कॉन्फ्लिक्ट. ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज साउथ अमेरिका में प्रेजेंट हैं और एक रिसोर्स रिच रीजन के लिए दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एक डिस्प्यूट चल रहा है. तो इसकी बात करेंगे डिटेल में. एंड देन विल टॉक अबाउट इंडिया एंड ओमान रिलेशंस, बिकॉज आज के पेपर में इन दोनों कंट्रीज़ का क्या रिलेशन है और कितना इम्पॉर्टेंट है ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए. एक बहुत अच्छा आर्टिकल आज के पेपर में आया है, सो विल थ्रो अ लाइट अपॉन इट. एंड लास्टली नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ आर्टिकल है वो यूरोप से आया है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन रिसेंटली यूक्रेन के साथ अपनी मेंबरशिप टॉक्स को ओपन कर रही थे. और साथ ही में ये अपडेट भी था कि हो सकता है कि यूक्रेन को कुछ 50 बिलियन पाउंड्स की एड मिल सके, लेकिन हंगरी ने इसके अगेंस्ट वीटो किया, जिससे कि जो एड है ये ब्लॉक हो चुकी है. तो ये कुछ मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज के पेपर के, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम अपने नेबरिंग कंट्री की बात कर रहे हैं विच इज़ मालदीव्स. और ये आर्टिकल इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो मालदीव्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है और हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है. पहली चीज़ तो ये समझें कि रिसेंटली मालदीव्स के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, जिसके बाद मालदीव्स के अंदर वहाँ पे एक न्यू प्रेसिडेंट रिजीम आती है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद म्यूज़ू. अब यहाँ पे हम इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूज़ू मालदीव्स के जो हैं, उन्होंने अपने कैंपेन में ओपनली इंडिया आउट को सपोर्ट किया था. ठीक है. एंड इसे देखा जाता है कि हो सकता था कि इनकी जो रिजीम है ये अगेंस्ट इंडिया एंड प्रो चाइना हो सकती है, बिकॉज ओपनली उन्होंने अपने कैंपेन में इंडिया आउट के कैंपेन्स को सपोर्ट किया था. तो उसके बाद जब जैसे ही मोहम्मद म्यूज़ू पावर में आते हैं तो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने शुरू होते हैं. वो कैसे? पावर में आते ही प्रेसिडेंट म्यूज़ू ऑफ मालदीव्स, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि मालदीव्स के अंदर जो इंडियन मिलिट्री पर्सोनल्स डिप्लॉयड हैं उन्हें मालदीव्स से रिमूव किया जाए. तो हमने डिस्कस किया था कि मालदीव्स में हमारे वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि मालदीव्स को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनके रेस्क्यू ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं. तो उनकी ऑपरेशन और वर्किंग के लिए इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स को, टीम को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया. लेकिन प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूज़ू पावर में आते ही इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स को जो मालदीव्स में स्टेशन्ड हैं उनको मालदीव से ले जाइए, रिमूव कीजिए. अभी तक तो ये हो रहा था, लेकिन अब हमारे पास एक बड़ा अपडेट आया है. ये अपडेट ये है कि 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव्स गए थे तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलेह वाज इन पावर. तो उनके साथ 2019 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था विच वाज रिगार्डिंग द वाटर सर्वे. इसे हम बोल सकते हैं वाटर सर्वे पैक्ट, जो कि 2019 में इंडिया और मालदीव्स के बीच में साइन हुआ. लेकिन अब अपडेट ये है कि ये जो 2019 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे का एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, मालदीव्स की कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो इस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करेंगे. तो एक और डेवलपमेंट यहाँ पे मालदीव्स कर रहा है, जहाँ पे हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे का जो एग्रीमेंट था उसे रिन्यू नहीं किया जाएगा. देखिए, समझने की कोशिश करें. ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेज होते हैं, बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेज कुछ शिप्स के थ्रू कैरी किया जाता है.
इसमें जो शिप्स हैं वो सोनार जैसी मेथड्स को यूज़ करती हैं और किसी भी वाटर बॉडी के जो फीचर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं। बेसिकली वाटर की डेप्थ कितनी है वाटर बॉडी की, उसे मैप आउट किया जाता है। सी फ्लोर का शेप कैसा है, कोस्ट लाइन कैसी है, कोई पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, फिजिकल फीचर्स क्या हैं वाटर बॉडीज़ के, तो इन सब को यहाँ पे मैप आउट किया जाता है। इसका एम ये होता है कि जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन इस वाटर बॉडी से होगा वो एफिशिएंटली हो और सेफली मैनर में हो, तो उसे लेकर उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी की पूरे तरीके से सर्वेस किए जाते हैं। इसे कहा जाता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ठीक है, अब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2019 में मालदीव्स जाते हैं तो उस टाइम पे ये MOU साइन होता है जिसमें कि इंडिया को ये एग्रीमेंट मिलता है कि इंडियन नेवी और जो मालदीव्स की जो नेशनल डिफेंस फोर्सेस हैं वो मिलकर यहाँ पे ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे कैरी आउट करेंगी। और अभी तक अगर देखा जाए तो 2021 में, 2022 और अदर 2023 में अभी तक 3 ऐसे जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेज हो चुके हैं। और यहाँ पे इंडिया के जो नेवल शिप्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो फर्स्ट 2021 के अंदर जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे हुआ था वहाँ पे हमारा INS जो दर्शक है उसे यूज़ करके वहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे परफॉर्म किया गया था। एंड देन 2022 में भी यहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें मेनली नदरन मालदीव्स का जो एरिया है, जो माले के अराउंड जो एरियाज़ हैं उनको यहाँ पे सर्वे किया गया। और उस टाइम पे हमारा जो INS सतलुज है उसने ये सर्वे परफॉर्म किया। और इन सर्वेस की हेल्प से तकरीबन 944 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसे इफेक्टिवली सर्वे किया गया। इससे पहले मालदीव्स का ये जो सर्वे है ये कुछ 1853 में हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे जो इको साउंडर्स होते हैं उनको यूज़ करके ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। एंड इन सर्वे से टूरिज्म सेक्टर, फिशरी, एग्रीकल्चर, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, इन सब को इससे बेनिफिट मिलता है। तो जो शिप्स हैं ये टाइडल ऑब्जर्वेशंस भी कर रही थी ताकि एक्चुअली में पता लगे कि कितनी टाइडल रेंज यहाँ पे आती है, टाइडल प्रेडिक्शंस जो हैं वो बेहतर हो पाए। तो दिस सर्वे वाज बेसिकली इन लाइन विद इंडियाज पॉलिसी टू सपोर्ट मालदीव्स कि मालदीव्स की अच्छे से हाइड्रोग्राफिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो। इसके लिए इंडिया मालदीव्स को सपोर्ट कर रहा था और जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं, जो एडवांसमेंट्स हैं वो सब प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब मालदीव्स की तरफ से न्यूज़ आई है कि ये जो हमारा सर्वे का जो एग्रीमेंट था इसे रिन्यू नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सोचने वाली बात है कि क्या इंडिया सिर्फ और सिर्फ मालदीव्स के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करती है? तो देखें, आंसर इज़ नो। इंडिया और भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करते हैं। 2021 में हमारा जो ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है जिसका नाम है INS संधायक, इसको डिकमीशन किया गया था। लेकिन इस शिप के 40 इयर्स की सर्विस में इसने तकरीबन 200 से ज़्यादा हाइड्रोग्राफिक सर्वेस किए विद इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला एज वेल एज इन द अंडमान सी। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके लिए इंडिया हाइड्रोग्राफिक सर्वेस परफॉर्म कर चुका है। और इस पर्सपेक्टिव में इंडिया ने ये क्लियरली साइट किया है कि यूनाइटेड नेशंस की स्टडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50% जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो 50% कोस्टल कंट्रीज़ हैं, उनके पास हाइड्रोग्राफिक कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं। और 25% कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ हैं। तो रहती हैं 25% कंट्रीज़ इंडिया जैसी जिनके पास एडिक्वेट हाइड्रोग्राफिक कैपेबिलिटीज़ प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए इंडिया ये अपनी जिम्मेदारी लेता है कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन करें इन हाइड्रोग्राफी एंड स्पेशली हमारे जो नेबरिंग एरियाज़ हैं, नेबरिंग वाटर्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यहाँ पे हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन परफॉर्म करें जिससे कि इस तरह के जो सर्वेज हैं वो हो सके। इंडिया की शिप्स ने श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स के अलावा कीनिया, मॉरिशस, मोज़ाम्बिक, ओमान, सेचल्स, तंजानिया, इन सब के लिए भी हाइड्रोग्राफिक सर्वेस परफॉर्म करने में हेल्प की है। और फिर क्वेश्चन ये है कि मालदीव्स फिर इस एक्ट को एंड क्यों करना चाहता है ना। जैसे कि हमने बात की, इट हैज़ टू डू मोर विद द चेंज ऑफ रिजीम इन द मालदीव्स। इलेक्शंस के बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट सोलेह जो थे उनकी पहले पावर थी 2018 से 2023 तक। जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ 2019 में, ही वॉज सीन टू बी एज मोर फेवरेबल टूवर्ड्स इंडिया। लेकिन अब जो इनके सक्सेसर आए हैं मोहम्मद म्यूज़ू, ही इज़ seen as
मोर प्रो चाइना देन प्रो इंडिया, तो जिसके चलते अब ये जो एग्रीमेंट था उसे शायद रिन्यू नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेल हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला और गुआना के डिस्प्यूट की, कॉन्फ्लिक्ट की। ना सबसे पहले आप लोकेशंस देखें। साउथ अमेरिका में अगर आप बिल्कुल नदरन एरिया देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये दो कंट्रीज नज़र आएंगे। फर्स्ट वन इज़ वेनेजुएला एंड द अदर वन इज़ गुआना। वेनेजुएला, गुआना नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर टच करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसीलिए एक लैंड डिस्प्यूट दोनों के बीच में है। तो ये बात हमें समझ में आती है। अब डिस्प्यूट है कहाँ पे? पहले आपको रीजन का नाम पता होना चाहिए। वेनेजुएला और गुआना के बीच में एसे क्यूबो नाम का एक रीजन है, एसे क्यूबो रीजन। इसे लेकर दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। हिस्टोरिकली ये एसे क्यूबो रीजन दोनों ही कंट्रीज़ इसे क्लेम करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो पर्टिकुलर एरिया, ये जो शेडेड एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर रीजन इज़ एसे क्यूबो रीजन, जिसे कि वेनेजुएला भी क्लेम करता है और गुआना भी क्लेम करता है। अब देखें, इस पर्टिकुलर रीजन में डिस्प्यूट हो रहा है तो कुछ तो काम की चीज़ होगी यहाँ पे। वेल द आंसर इज़ येस, ये एक रिसोर्स रिच रीजन है। डिस्प्यूट हिस्टोरिकली चल रहा था, लेकिन ये डिस्प्यूट काफ़ी एस्केलेट हो जाता है, इंटेंसीफाई हो जाता है जब 2015 में ये डिस्कवरी होती है कि इस एसे क्यूबो रीजन में काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्रेजेंट है, इसका काफ़ी ऑयल पोटेंशियल है। उसके बाद दोनों ही गुआना और वेनेजुएला इस रीजन को काफ़ी इंटेंसीफाई तरीके से क्लेम कर रहे थे। अब जो गुआना का जो क्लेम है, अब यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत है कि अब अगर आप मैप भी देखो तो इस पर्टिकुलर रीजन को ना गुआना के टेरिटरी के अंदर शो किया जाता है। दिस होल एरिया इज़ गुआना, और इस रीजन को गुआना की टेरिटरी में दिखाया जाता है। गुआना के क्लेम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। एक 1899 के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे कहा जाता है पेरिस आर्बिट्रल एग्रीमेंट और अवार्ड। इसके बेसिस पे माना जाता है कि जो एसे क्यूबो का रीजन है, इसके ऊपर गुआना का क्लेम है। अब एक क्वेश्चन और एक डाउट और अराइज होती है कि ये डिस्प्यूट तो है हमारे साउथ अमेरिका रीजन का, लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो हमारे पास क्लेम बना हुआ है उसके लिए कोई पेरिस आर्बिट्रल अवार्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान से समझिए, ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है ये तब शुरू हुआ था जब वेनेजुएला और गुआना के रीजन में कॉलोनियल पावर्स प्रेजेंट थी। अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में स्पेन की पावर प्रेजेंट थी, स्पेन की कॉलोनी थी ये एरिया। और वहीं अगर हम गुआना की बात करें तो गुआना वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ नीदरलैंड्स एंड यूके एज वेल। तो तब से ही ये जो डिस्प्यूट है इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर ये चल रहा है। तब ये कॉलोनीज थी, लेकिन आगे चल के फिर वेनेजुएला और गुआना की इंडिपेंडेंस हुई, और आज के टाइम पे हम कहते हैं कि जो एसके क्यूबे रीजन का डिस्प्यूट है ये वेनेजुएला और गुआना के बीच में है। अब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई कि वेनेजुएला के अंदर अभी दिसंबर में ही रिसेंटली एक रेफरेंडम करवाया गया जिसमें ये सपोर्ट किया गया कि वो एसे क्यूबो को एक न्यू प्रोविंस बनाएंगे। उसे वो सपोर्ट कर रहे हैं कि वेनेजुएला का न्यू प्रोविंस कौन हो, एसे क्यूबे। अब वेनेजुएला के इस मूवमेंट के बाद गुआना ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने अपना फ्लैग रेज किया इस पर्टिकुलर रीजन में। दे अलर्टेड देयर डिफेंस फोर्सेज एज वेल एंड दे ऑल्सो सीक्ड इंटरनेशनल सपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, अब अपडेट क्या है पहले उसकी बात करते हैं। वेनेजुएला और गुआना ने एग्री किया है कि वो इस लैंड डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए किसी भी तरह की फोर्स यूज़ नहीं करेंगे। सो ऑलरेडी वी आर सीइंग यूक्रेन एंड रशियाज कॉन्फ्लिक्ट। ऑन द अदर साइड वी आर सीइंग द इजराइल एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। तो उसके चलते ये जो हमारे पास न्यूज़ आई है ये इंपॉर्टेंट है कि वेनेजुएला और गुआना ने एग्री किया है कि वो फोर्स को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया अपनी डायस्पोरिक टाइज के चलते इवन गुआना को सपोर्ट करता है कि जो एसे क्यूबे रीजन है इसकी सॉवरेनिटी, इसका कंट्रोल गुआना के पास होना चाहिए। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो बैक्स गुआना सॉवरेनिटी एंड यहाँ पे इस डिस्प्यूट रीजन की बात की गई है। अब एक बार इस रीजन को अच्छे से समझ लेते हैं। एसे क्यूबे रीजन ध्यान से देखें,
ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकता है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक रिवर पास करती है जिस रिवर का भी नाम है एसेक्यूबे रिवर। याद रखेंगे, देयर इज अ रिवर कॉल्ड एज एसेक्यूबो रिवर। और एसेक्यूबो रीजन के वेस्टर्न साइड में, याद रखेंगे, ये जो वेस्टर्न साइड है, ये जो एरिया है, इसे नाम दिया गया है एसेक्यूबो रीजन। ठीक है, और इस रीजन में रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, देयरफॉर यहाँ पे एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, ये बिटवीन गुआना एंड वेनेजुएला। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। आज हमारे पेपर में इंडिया और ओमान के बायलेटरल रिलेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आज के पेपर में आया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीविजिट द इंडिया एंड ओमान्स रिलेशनशिप, लेकिन ये दोनों कंट्रीज़ बहुत ही वार्म रिलेशनशिप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे बीच में कॉमन लिंक है, बहुत से कॉमन लिंक्स हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया और ओमान के बीच में अरेबियन सी कॉमन है। ओमान अरेबियन सी को टच करता है, इंडिया भी अरेबियन सी को टच करता है। अरेबियन सी इंडिया और ओमान को आपस में जोड़ता है। हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, ये भी आपस में लिंक्ड हैं, जिसकी वजह से इंडिया और ओमान के बीच में बहुत ही वार्म और कॉर्डियल रिलेशंस हमेशा से रही हैं। इवन हमारे हिस्टोरिकल मैरीटाइम ट्रेड रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर इसी रिलेशंस की, इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को की बात की गई है, दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ ओमान फॉर इंडिया। ओमान की जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया के अंदर ओमान इकलौता एक ऐसा कंट्री है जो कि एक पीसफुल फ्रंट बनाए रखता है और इंडिया के साथ जिसके रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे हैं। इंडिया और ओमान के बीच में बहुत सी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जॉइंट कोऑपरेशंस होते हैं डिफेंस की फील्ड में। एंड आर्मी एक्सरसाइज होती है अल नजाह हर साल, एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, ईस्टर्न ब्रिज, नेवल एक्सरसाइज होती है, नसीम अल बहर। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जब हम इंडिया और ओमान की बात करते हैं तो अल नजाह एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों के बीच में। ठीक है, आर्मी कह लीजिए या फिर इसे। इंडियन एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स के बीच में ईस्टर्न ब्रिज, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, बिटवीन द एयर फोर्सेस। और नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम रखा गया है नसीम अल बहर, ये नेवल एक्सरसाइज है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो कि इंडिया और ओमान के बीच में होते हैं। प्लस हमारा इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस की बात करें, सो इंडिया इज़ अमंग ओमान्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स इज वेल। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर ओमान्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट ऑल्सो। अगर हम 2022 की बात करें, फर्स्ट नंबर पे हालांकि चाइना है, बट सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया इज़ ऑल्सो फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट फॉर ओमान्स नॉन ऑयल एक्सपोर्ट एज वेल। एक तो हो गया ऑयल आता है, दूसरा नॉन ऑयल एक्सपोर्ट के लिए भी इंडिया ओमान का फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर है, कंट्री है, जहाँ पे नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स जाते हैं। इंडिया की बहुत सी कंपनीज़ ने ओमान में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ के आयरन और स्टील सेक्टर में, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, टेक्सटाइल, यहाँ पे इंडिया की कंपनीज़ की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। ओमान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो भी इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ओमान बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के गेटवे पे लोकेटेड है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इंडिया के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का 1/5 जो ऑयल इंपोर्ट है वो इसी स्ट्रेट से होते हुए, इसी रूट से होते हुए इंडिया की तरफ आता है। सो ओमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी डिफेंस कोऑपरेशन की तो हमने बात की ही कि इंडिया और ओमान के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे गल्फ रीजन में ओमान इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारी तीनों सर्विसेज, जो चाहे वो हमारी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये रेगुलरली बायलेटरल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वैसे भी इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है जिससे कि हम इंडियन ओशन रीजन में अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में ओमान अगेन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ओमान का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है दुक्कम पोर्ट। उसके लिए इंडिया को एक सिक्योर्ड एक्सेस मिल चुका है फॉर मिलिट्री यूज़ एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। सो इट्स पार्ट ऑफ इंडियाज़ मैरीटाइम स्ट्रैटेजी, जिससे कि हम चाइना की जो इन्फ्लुएंस है इस पर्टिकुलर रीजन में उसे कॉम्बैट करना चाहते हैं। तो ये जो पोर्ट दुक्कम का एक्सेस इंडिया को जो मिला है, ये इंडिया की इस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा स्टेप है।
और प्लस इसकी लोकेशन भी और भी स्ट्रेटेजिकली है। आप देखिए ईरान में इंडिया का चाबहार पोर्ट है, ये उसके भी बिल्कुल पास में है, ठीक है। एंड सिमिलरली सेचल्स का जो अजम्पशन आइलैंड है उसे इंडिया डेवलप कर रहा है। मॉरिशस का जो अगालेगा जो रीजन है वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस है। तो दुक्कम बिल्कुल एक ऐसे लोकेशन पे प्रेजेंट है जिससे कि इंडिया का एक बहुत ही प्रोएक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप वहाँ से क्रिएट हो सकता है। प्लस इंडिया डज नॉट हैव इनफ एनर्जी रिसोर्सेज जिससे कि हम हमारे करंट और फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। तो ऐसे केस में हमारी एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है एंड ऐसी पार्टनरशिप्स की भी ज़रूरत है कंट्रीज़ जैसे ओमान जिनके पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं कि जिससे कि हम हमारी जो लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया और ओमान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल भी आज इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन की। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने फॉर्मली एग्री किया था दैट दे विल ओपन देयर मेंबरशिप टॉक्स विद यूक्रेन। एंड इस डेवलपमेंट के बाद एक और बड़ा मूव ये आया था कि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को एड दे सकती है ऑफ 50 बिलियन यूरोस, ठीक है। लेकिन हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओर्बन ने इस एड को, ये 50 बिलियन यूरोस की जो एड यूरोपियन यूनियन देने वाला था यूक्रेन को, उसके अगेंस्ट वीटो कर दी है, इसे ब्लॉक कर दिया है। तो ये जो लीडर्स की मीटिंग है यूरोपियन यूनियन की, ये ब्रसल्स में हो रही थी एंड यहाँ पे ये एक चीज़ आई है कि हंगरी ने जो EU एड देने वाला था यूक्रेन को उसे ब्लॉक कर दिया है। बिकॉज अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन रियली नीड सम एड एंड सपोर्ट सो दैट दे कैन हैव सम वेपन्स टू सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट रशिया। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, जिसके चलते EU के अंदर यूरोपियन यूनियन कुछ 50 बिलियन यूरोस की एड देने वाला था, लेकिन हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने इसके अगेंस्ट वीटो कर दी और इसे ब्लॉक कर दिया। हालांकि ये बात की जा रही है कि जो नेक्स्ट लीडर्स की मीटिंग होगी इस समिट, इस पर्टिकुलर यूनियन के, तो उस टाइम पे शायद हंगरी को कन्विंस किया जाएगा कि वो एग्री करें। 26 countries agreed to give the aid to Ukraine, but Hungary opposed it. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.